नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सीटेट अपर प्राइमरी के इंग्लिश पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला देखने जा रहे हैं। अगर आप इंग्लिश के साथ साथ अपर प्राइमरी और प्राइमरी में पूछे जाने वाले अन्य सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, इसके अलावा सीटेट दिसंबर 2021 और प्रीवियस ईयर के सभी शिफ्टों के अपर प्राइमरी और प्राइमरी कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एडवोकेट्स स्टडी ऑफ, यानी कि निम्न में से कौन सा विकल्प सही है जो कि पैरवी करता है अध्ययन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के द्वारा। यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निम्न में से किसके अध्ययन के संदर्भ में पैरवी करता है। तो देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से पहले हमारे देश में दो भाषाई आधार माना जाता था। यानी कि पहले तो एक मदर टंग बच्चे को पढ़ाया जाता था, जैसे कि कुछ भी हो सकता है मदर टंग जो कि उसका मातृभाषा है, हिंदी कुछ भी हो सकता है, क्षेत्रीय भाषा कुछ भी हो सकती है, ठीक है, मदर टंग। और उसके साथ साथ एक आंग्ल भाषा यानी अंग्रेजी बच्चे को पढ़ाया जाता था। लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ये पैरवी करता है कि बच्चे को जो उसकी मातृभाषा है वो तो बताया ही जाएगा, साथ ही साथ आंग्ल भाषा यानी अंग्रेजी भी बताई जाएगी। और सीनियर सेकेंडरी यानी कि 11वीं और 12वीं में बच्चे को एक और फॉरेन लैंग्वेज यानी कि विदेशी भाषा पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा जो भारतीय भाषाएं हैं, क्षेत्रीय भाषाएं हैं, क्लासिकल लैंग्वेज हैं, उसके भी पढ़ाए जाने के संदर्भ में पैरवी की गई है अगर बच्चा इंटरेस्ट लेता है तो। लेकिन कंपलसरी तौर पर 3 लैंग्वेज जरूर पढ़ाया जाएगा, एक तो बच्चे की मातृभाषा, एक आंग्ल लैंग्वेज यानी अंग्रेजी और तीसरा फॉरेन लैंग्वेज। देखिए, दिए गए ऑप्शन में चौथा विकल्प सही है। देखिए, मदर टंग की बात की गई है यानी मातृभाषा, होम लैंग्वेज, और क्लासिकल लैंग्वेज की बात की गई है, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस की बात की गई है, और फॉरेन लैंग्वेज की बात की गई है। ठीक है, तो देखिए, पहला तो मातृभाषा हो गया, इसके साथ साथ आंग्ल भाषा की भी बात की गई थी, और ये फॉरेन लैंग्वेज हो गया। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल एप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, अ चिल्ड्रन ऑफ 8 ईयर फ्रॉम बिहार मूव्स टू मुंबई along with her parents and she learns Hindi, Sanskrit and English in school and learned the language of Marathi very well from her neighborhood and her फ्रेंड्स इन स्कूल। व्हाट वुड यू डिस्क्राइब द लर्निंग ऑफ मराठी। यानी कि ध्यान से समझिएगा, एक बच्ची है 8 साल की जो कि बिहार राज्य से मुंबई राज्य में अपने माता पिता के साथ शिफ्ट होती है और विद्यालय के माध्यम से वह हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश बोलना सीख जाती है। ठीक है, इसमें कम्युनिकेट करना सीख जाती है, ये भाषाएं सीखती है विद्यालय में। और अपने पड़ोसियों के संपर्क में आने की वजह से, देखिए नेबरहुड यानी पड़ोसियों के संपर्क में आने की वजह से वो मराठी, और अपने विद्यालय के दोस्तों के संपर्क में आने की वजह से वो मराठी अच्छा बोलना सीख जाती है, यानी मराठी का अच्छा नॉलेज ले लेती है। तो ये कहा जा रहा है कि मराठी जो बच्ची के द्वारा सीखा जा रहा है वो क्या है। तो देखिए, जो विद्यालय में भाषा सीखी जा रही है बच्चे के द्वारा, हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश, ये औपचारिक तरीके से व्याकरण के नियमों के अंतर्गत सीखा जा रहा है। तो हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत के संदर्भ में ये कहा जाएगा कि ये भाषा का अधिगम है। लेकिन जो मराठी बच्ची बोलना सीख रही है या फिर इसके बारे में जान रही है, वो अनौपचारिक तरीके से अपने पड़ोसियों के माध्यम से या फिर विद्यालय के दोस्तों के संपर्क में आने से सीख रही है। इसमें कोई भी व्याकरण का नियम उसको नहीं बताया गया। तो बिना व्याकरण के नियमों के अंतर्गत, बिना व्याकरण के नियम के अगर अनौपचारिक तरीके से किसी भाषा को सीखी जाती है तो इसे हम लोग भाषा का अर्जन कहते हैं, यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन। विकल्प नंबर 1 लैंग्वेज एक्विजिशन इसका बिल्कुल सटीक जवाब है, यही इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, व्हाइल रीडिंग अ टेक्स्ट अ लर्नर गेट सम प्रॉम्प्ट्स। प्रॉम्प्ट्स का मतलब आप हिंट समझ सकते हैं, जैसे कि एक बोर्ड होगा जिस पर कुछ शब्द लिखे होंगे जो कि बच्चे को हिंट दे रहा है, उस सेंस में यहां पर आया है। ठीक है, यानी कि ये हिंट देने के लिए, दैट सपोर्ट्स द मीनिंग मेकिंग प्रोसेस व्हाट इज नोन एज, यानी कि कुछ हिंट्स बच्चे को दिए जा रहे हैं भाषा सीखने के संदर्भ में, और ये बच्चे को उसका अर्थ समझने के संदर्भ में हेल्प कर रहा है। ठीक है, सपोर्ट कर रहा है। तो ये क्या कहा जाएगा, इसके बारे में हमसे पूछा जा रहा है। ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां पर देखिए, अगर मैं एक टॉपिक लिखता हूं कार, तो कार से रिलेटेड और क्या क्या शब्द हो सकते हैं। अगर मैं कक्षा में, मान लीजिए कि मैं अपर प्राइमरी क्लास में हूँ, कक्षा 6 से 8 में, और मैंने बच्चों से पूछा कि कार से संबंधित आप क्या जानते हैं, तो बच्चे ये भी कह सकते हैं कि कार में एक ड्राइवर भी होता है जो कि कार को ड्राइव कर रहा होता है। तो एक नया शब्द हमें मिल गया, ड्राइवर। ठीक है, उसके बाद से बच्चे ये भी कह सकते हैं कि कार में पहिया भी होता है यानी व्हील। तो देखिए, एक नया शब्द हमें मिल गया, व्हील। इसके बाद से बच्चे ये भी कह सकते हैं कि कार में विंडो भी होता है, तो एक नया वर्ड हमें मिल गया, विंडो। उसके बाद से बच्चे कह सकते हैं कार में डोर भी होता है, तो एक नया वर्ड मिल गया, डोर। अब कार कहां पर चलती है, तो ये रोड पर चलती है, तो एक नया वर्ड मिल गया, रोड। इसी प्रकार से अगर हम लोग ये बोले कि जो डोर है वो
कितने डोर होते हैं, तो बच्चे यहाँ पर कहेंगे कि 4 डोर होते हैं। इसी प्रकार से देखिए एक एक शब्दों से मिलकर के अनेक शब्द जुड़ते चले जाएंगे। जैसे कि अगर बच्चे से पूछा जाए कि व्हील और किस चीज़ में होता है, तो बच्चा बोलेगा बाइसाइकिल में होता है, इसके अलावा ट्रक में होता है। तो ये सब नए नए शब्द जुड़ते जा रहे हैं। अब बच्चे से पूछा जा सकता है कि बाइसिकल में कितने पहिए होते हैं, तो ऑप्शन आएगा 2 पहिए होते हैं। इसी प्रकार से विंडो की अगर बात करें तो बच्चे से पूछा जा सकता है कि विंडो कहाँ पर होता है, तो बच्चे बताएंगे घर में भी होता है। यानी होम, हमें एक नया वर्ड मिल गया। होम में और क्या कौन कौन रहते हैं, तो फैमिली मेंबर्स में पेरेंट्स का नाम आएगा, उसके बाद से ब्रदर सिस्टर का नाम आएगा। तो देखिए हमने एक वर्ड लेकर के चला था केवल कार, और इससे जुड़े हुए नए नए शब्द बच्चे को मिलते जा रहे हैं। नए नए शब्द कक्षा में बच्चे बोलते जा रहे हैं। एक शब्द से जुड़ा हुआ नया नया शब्द हमें मिलता जा रहा है। तो इसे हम लोग बोलते हैं सिमेंटिक क्यूब, यानी कि सिमेंटिक क्यूज, यानी कि बच्चे को उस शब्द से हिंट लेकर के नए शब्द को सीखने में मदद मिल रही है। यही कहा जा रहा है कि अर्थ मेकिंग प्रोसेस, ये मीनिंग मेकिंग प्रोसेस, तो ये सपोर्ट करता है बच्चे को किसके लिए, रीडिंग अ टेक्स्ट लर्न गेट सम प्रॉम्प्ट्स, ठीक है, यानी कि भाषा को सीखने के संदर्भ में। क्योंकि मैं एक शब्द केवल कार लेकर के चला था और उससे जुड़ा हुआ कितने बच्चे को और उदाहरण मिल गया, कितने बच्चों को नए नए शब्दों के बारे में पता चल गया। क्योंकि सभी बच्चे अलग अलग शब्द बोल रहे होंगे, तो कक्षा में सभी बच्चे जब इंटरेक्ट करेंगे और उसकी दूसरे बच्चे की शब्दों को सुनेंगे, तो जाहिर सी बात है वो नए नए शब्दों को जान रहे हैं। क्योंकि ये तो पॉसिबल नहीं ना है कि सभी बच्चे सभी नए शब्दों को जाने। यानी कि कोई एक नया शब्द बोल रहा होगा, कोई दूसरा नया शब्द बोल रहा होगा, कोई तीसरा नया शब्द बोल रहा होगा। तो मान लीजिए कक्षा में 50 बच्चे और 50 भी अगर एक एक भी नया शब्द बोल देते हैं, तो सभी बच्चों को 50 नए शब्द सीखने को मिल गया। यही प्रश्न में हमसे पूछा गया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा सिमेंटिक क्यूब, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, विच प्रोसेस ऑफ लिसनिंग इन्वॉल्व्स गेटिंग मेन आइडिया, प्रिडिक्टिंग, ड्राइंग इन्फेरेंसेज एंड समराइजिंग, यानी कि निम्न में से कौन सा ऐसा विकल्प है जो कि मेन आइडिया के संदर्भ में है। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करूँ, जैसे कि यहाँ पर मैं एक टर्म लिख रहा हूँ कम्युनिकेशन, ठीक है, मैंने एक टर्म लिखा कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन कितने प्रकार के हो सकते हैं, या तो वर्बल हो सकता है या तो नॉन वर्बल हो सकता है, ठीक है। तो अब वर्बल में कौन कौन से कम्युनिकेशन के पार्ट आ सकते हैं और नॉन वर्बल में कौन कौन से आ सकते हैं, तो इसके बारे में अलग। यानी कि देखिए ऊपर से अगर नीचे की तरफ चले तो हमने एक टॉपिक केवल लेकर के चला था कम्युनिकेशन। अब जब नीचे जा रहे हैं हम लोग, टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए एक और पार्ट में ये बदल गया, एक और पार्ट में ये बदल गया। तो यहाँ पर मेन आइडिया की अगर बात की जाए तो मेन आइडिया यही था। मेन आइडिया से एसोसिएटेड नए नए आइडिया हमको मिलते जा रहे हैं, यानी ये टॉप टू डाउन प्रोसेस है। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 3 में बात की गई टॉप डाउन लिसनिंग प्रोसेस, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, नाउन्स, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स आर कैटेगराइज्ड एज, यानी कि ये शब्द कैसे कैटेगराइज किए जाएंगे। तो ये सभी शब्द जो होते हैं वो कंटेंट वर्ड होते हैं। कंटेंट वर्ड क्या होता है, किसी भी लेख को हम लोग कंटेंट बोल रहे होते हैं, और किसी भी लेख में जो एक तरीके से पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, जो भी लेख होगा वो पार्ट्स ऑफ स्पीच से मिलकर के ही बना होता है। कोई भी सेंटेंस आप उठा लीजिए तो उसमें सभी शब्दों को हम लोग अलग अलग तरीके से बता सकते हैं कि कौन सा नाउन है, कौन वर्ब है, कौन एडजेक्टिव है, कौन एडवर्ब है। तो ये सभी कंटेंट वर्ड्स के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल अप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, नॉलेज अबाउट द फॉर्म डिस्क्राइबिंग एंड अप्लाइंग इन लिमिटेड प्रैक्टिस। लिमिटेड प्रैक्टिस यानी कि बच्चे को डिस्क्राइब तो किया जा रहा है लेकिन बहुत कम संकुचित बच्चे को व्याख्या दी जा रही है। तो ये क्या कहा जाएगा, तो ये हम लोग डिक्लेरेटिव नॉलेज कहते हैं। जैसे कि कक्षा में कोई टीचर आया और डिक्लेयर करके चला गया, सिर्फ इन्फॉर्मेशन को कम्युनिकेट कर दिया, ट्रांसमिट करके चला गया। बच्चे को कॉन्सेप्ट नहीं सिखाया जा रहा है। क्यों नहीं सिखाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर लिमिटेड प्रैक्टिस बोला गया है, यानी बच्चे को सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे करके जाने की बात की जा रही है। और इन्फॉर्मेशन देना यानी डिक्लेयर करना, इंफॉर्मेशन को सिर्फ डिक्लेयर करने की बात की जा रही है। तो ये ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल अप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, ओरिजिन ऑफ द टेक्स्ट फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट इन नेचुरल लैंग्वेज इज, यानी कि जो व्यवहारिक भाषा है उसके संदर्भ में, कॉन्टेक्स्ट यानी उसके संदर्भ में जो टेक्स्ट का ओरिजिन है, यानी जो टेक्स्ट की उत्पत्ति है, उसे क्या कहा जाएगा, तो इसे हम लोग ऑथेंटिक टेक्स्ट बोलते हैं। यानी कि देखिए जैसे मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूं तो ये मेरा नेचुरल लैंग्वेज हो गया। अब इसके संदर्भ में जो टेक्स्ट यानी कि जो शब्दों को मैं बोल रहा हूं, जिसकी उत्पत्ति हो रही है, वो क्या बोला जाएगा, ऑथेंटिक माना जाएगा। क्योंकि मैं आपसे औपचारिक तरीके से बात कर रहा हूं, मैं आपसे औपचारिक तरीके से बात कर रहा हूं। तो जो भी यहां पर ओरिजिन ऑफ टेक्स्ट है तो उसे हम लोग ऑथेंटिक बोलेंगे, ठीक है। यहां पर देखिए मैं आपको वर्बली बता रहा हूं, ये टेक्स्ट कहने का मतलब कि रिटन कम्युनिकेशन में इसको और अच्छे तरीके से समझा जा सकता है। यानी कि नेचुरल लैंग्वेज, जिस प्रकार से किताबों की जो भाषा होती है, ध्यान से समझिएगा,
किताबों की जो भाषा होती है उसके संदर्भ में कहा जा रहा है कि जो टेक्स्ट है, जो लेख है, उसकी उत्पत्ति को क्या कहा जाएगा, तो ये ऑथेंटिक टेक्स्ट माना जाता है। किताब में या फिर जो भी चीज़ हम लिख करके कम्युनिकेट कर रहे होते हैं वो औपचारिक भाषा का प्रयोग कर रहे होते हैं और उसमें जो भी टेक्स्ट होगा वो ऑथेंटिक टेक्स्ट बोला जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल एप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू ऑफ लैंग्वेज असेसमेंट, यानी कि भाषा के आकलन के संदर्भ में, भाषा के मूल्यांकन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। पहला देखिए दिया गया है अचीवमेंट ऑफ लर्नर्स। अचीवमेंट यानी कि उपलब्धि की बात की जा रही है। मान लीजिए परीक्षा में कोई अभ्यर्थी 90 अंक पा गया इंग्लिश में, तो ये उसकी उपलब्धि बोली जाएगी। तो क्या इससे भाषा का आकलन किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि जो भाषा का उच्चतम उद्देश्य होता है वो ये होता है कि बच्चे अपने आप को दैनिक जीवन में उस भाषा का प्रयोग करके अभिव्यक्त कर पाएं, एक्सप्रेस कर पाएं। यहाँ पर बच्चा लिखित परीक्षा में 90 अंक पाया है, लेकिन भाषा के 4 कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो लिखित परीक्षा में नंबर पाना यानी लेखन कौशल के माध्यम से उसने 90 अंक हासिल किया, ये उसकी उपलब्धि मानी जाएगी। लेकिन इसका कतई भी मतलब ये नहीं है कि बाकी के जो 3 कौशल बचे हुए हैं, सुनना, पढ़ना और बोलना, उसमें भी वो पारंगत हो। इस वजह से केवल लिखने मात्र से, परीक्षा में पास होने मात्र से, परीक्षा में अच्छे नंबर पाने मात्र से उसका एक तरीके से असेसमेंट भाषा का नहीं किया जा सकता। ये विकल्प निगेटिव हो गया। दूसरा देखिए असेसिंग द ग्रामेटिकल नॉलेज ऑफ द लर्नर्स, तो ये भी विकल्प निगेटिव है। निगेटिव इन द सेंस कि थोड़ा सा निगेटिव है। देखिए मैं फिर भी स्टार लगा रहा हूँ ताकि आपको आगे थोड़ा सा और समझ में आएगा। चौथा देखिए टू फाइंड व्हाट लर्नर्स डू नॉट नो, यानी कि ये कहा जा रहा है कि बच्चे क्या नहीं जानते हैं उसको उसका पता लगाना। तो ये भाषा का आकलन नहीं है, ये हमारा उत्तर नहीं होगा। ठीक है, एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 3 देखिए असेसिंग द लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी ऑफ द लर्नर्स, यानी कि बच्चों के, छात्रों के भाषा में दक्षता का एसेस करना, मूल्यांकन करना ही लैंग्वेज असेसमेंट होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। यही मैं आपसे बोल रहा था कि बच्चे कितने प्रोफिशिएंट हैं, कितने दक्ष हैं उस भाषा का प्रयोग करने के संदर्भ में, कम्युनिकेट करने के संदर्भ में। और मैंने दूसरे वाले को जो स्टार लगाया था इसका मतलब समझ लीजिए, कहा जा रहा है कि असेसिंग द ग्रामेटिकल नॉलेज ऑफ लर्नर्स, यानी कि बच्चों के ग्रामेटिकल नॉलेज को एसेस करने की बात की जा रही है, यानी मूल्यांकन करने की बात की जा रही है। देखिए बच्चा जब भाषा में दक्ष है तो जाहिर सी बात है वो व्याकरण के नियमों के अंतर्गत ही भाषा को कम्युनिकेट कर रहा होगा या फिर भाषा को लिख रहा होगा। यानी कि जो दूसरा वाला विकल्प है वो संकुचित है और पहले से ऑप्शन नंबर 3 में इंक्लूडेड है। यानी कि जब बच्चा कम्युनिकेट करने के लिए दक्ष है, कम्युनिकेशन कर पा रहा है बेहतर तरीके से, तो जाहिर सी बात है ग्रामेटिकल नॉलेज के अंतर्गत ही कर रहा होगा, यानी उसको व्याकरण का ज्ञान होगा, तभी तो वो सही तरीके से कम्युनिकेट कर पा रहा है। यानी कि तीसरा विकल्प सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू ऑफ द एरर्स इन लैंग्वेज क्लासरूम, यानी कि बच्चों के द्वारा कक्षा में, भाषा की कक्षा में की जा रही त्रुटियों के संदर्भ में कौन सा सही है। चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे। कहा जा रहा है कि एरर इज एन इंडिकेशन ऑफ इंटरफियरेंस ऑफ फर्स्ट लैंग्वेज इन द सेकेंड लैंग्वेज, यानी बच्चे अगर कोई त्रुटि कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये संकेत है कि जो बच्चे की मातृभाषा है, यानी जो उसका फर्स्ट लैंग्वेज है, वो बाधा उत्पन्न कर रहा है, इंटरफियर कर रहा है उसके सेकेंड लैंग्वेज में, यानी कि टारगेट लैंग्वेज में। देखिए बच्चों के द्वारा जो त्रुटि की जाती है उसका मतलब कतई भी ये नहीं है कि फर्स्ट लैंग्वेज उसको बाधा उत्पन्न करिए। जैसे कि देखिए मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ और आपको आपकी मदर टंग यानी कि हिंदी में ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ, तो क्या हिंदी में बताने से आपको बाधा उत्पन्न हो रही है? नहीं उत्पन्न हो रही है, बल्कि ये आपको और ज़्यादा हेल्प कर रहा है कि आप इंग्लिश को और बेहतर ढंग से सीख पा रहे हैं। तो जो भी फर्स्ट लैंग्वेज जो होता है वो कभी भी बाधा उत्पन्न नहीं करता है सेकेंड लैंग्वेज या फिर टारगेट लैंग्वेज को सीखने में। तो ये विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए एरर्स आर लर्निंग एरिया फॉर द टीचर्स ओनली। देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ जहाँ पर भी ओनली आ जाए, जैसे कि हिंदी में केवल, एकमात्र, एक ही, उसी प्रकार से इसके इंग्लिश में अगर टर्म्स आ जाए जैसे कि वनली यानी कि केवल की बात की जा रही है, तो वो हमेशा निगेटिव होता है। और चूंकि प्रश्न पॉजिटिव सेंस में पूछा गया था इस वजह से ये हमारा उत्तर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए कहा जा रहा है कि जो त्रुटियां हैं वो सिर्फ टीचर के लिए यानी शिक्षक के लिए लर्निंग एरिया है, जबकि ऐसा नहीं है। देखिए बच्चे अगर त्रुटि कर रहे हैं तो बच्चे खुद को भी उस माध्यम से फीडबैक दे रहे होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कक्षा में कल कुछ कॉन्सेप्ट बच्चे को बताया गया, आज उस पर आधारित टेस्ट परीक्षा टीचर के द्वारा लिया गया, बच्चे ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तो क्या वो स्व आंकलन नहीं कर सकता? क्या उसको फीडबैक नहीं मिला कि कल मुझे समझ में आ गया था, आज मैं परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूं, यानी मुझे बेहतर ढंग से समझ में नहीं आया है? यानी कि जो बच्चे ने त्रुटि की है वो उसके लिए भी फीडबैक का काम करेगा। और विकल्प कह रहा है कि केवल टीचर के लिए फीडबैक का काम करेगा, इस वजह से निगेटिव था, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए एरर्स आर टू बी करेक्टेड देन एंड
देयर एज लर्नर्स यूज लैंग्वेज, यानी कि बोला जा रहा है जैसे ही भाषा का प्रयोग बच्चे कर रहे हैं, तुरंत अगर उनके द्वारा कोई त्रुटि की जा रही है तो तुरंत उसको संशोधित कर देना चाहिए, तुरंत करेक्ट कर देना चाहिए। यह विकल्प निगेटिव है। देखिए प्राइमरी स्तर, अपर प्राइमरी स्तर के बच्चों की कॉपी में आप लोगों ने कई बार देखा होगा, आपके घर में होंगे बच्चे या फिर आप जब बचपन में रहे होंगे, तो क्या होता था कि आपको कॉपी में कुछ लिखने के लिए होमवर्क दिया जाता था। वहां पर शिक्षक के द्वारा अगर आपके द्वारा कुछ त्रुटि कर दी गई है तो उसको रेड पेन से गोला करके और ऊपर सही लिख दिया जाता था। क्या यह प्रोसेस सही है? नहीं सही है। क्यों नहीं सही है? देखिए, गलती आपने की थी, आपको बताया ही नहीं गया कि वो आखिर गलती क्यों है, वहां पर सिर्फ सर्किल करके लिख दिया गया। देखिए एरर को करेक्ट तुरंत नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है कि बच्चे, हो सकता है कि कॉन्सेप्ट समझे ही ना हो और इस वजह से बच्चे गलती कर रहे हो, और अगर आपने कॉन्सेप्ट को बच्चे को फिर से नहीं बताया तो वो भविष्य में इस प्रकार की गलती दोहरा रहे होंगे। जैसे कि जरूरत यह है कि मान लीजिए कक्षा में अगर 50 बच्चे हैं और 40 बच्चे अगर उस गलती को दोहरा रहे हैं, यानी कि ये इससे निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि बच्चों को, मेजॉरिटी बच्चों को जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में ही नहीं आया है। तो यहां पर रिक्वायर्ड ये था कि बच्चों को फिर से कॉन्सेप्ट बताया जाता और तब बच्चों को बताया जाता कि आपने ये गलती की थी, और तब जब उसकी गलती को संशोधित किया जाता, तब वो बच्चे भविष्य में उस प्रकार की गलती को नहीं कर रहे होते, क्योंकि उनके संज्ञान में आ चुका कि हाँ ये चीज सही है और ऐसे हमें परफॉर्म करना होता है। तो तुरंत गलती नहीं सुधारना चाहिए, बल्कि गलतियों का विश्लेषण करके और उसके आधार पर अगर आवश्यकता है तो फिर से पढ़ाया जाएगा, और पढ़ाने के बाद से फिर से बच्चे का मूल्यांकन किया जाएगा कि बच्चा अब सही कर रहा है अथवा नहीं। तो ये होता है त्रुटि को संशोधन करने का प्रोसेस। तुरंत त्रुटि को सुधारने की बात कर रहा था विकल्प नंबर 2, इस वजह से निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 1 देखिए, एरर्स आर लर्निंग एरिया एंड फीडबैक फॉर बोथ लर्नर्स एंड टीचर्स। ये विकल्प बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। अभी मैंने आपको बताया कि लर्नर्स के लिए भी फीडबैक का काम करेगा और साथ ही साथ शिक्षक के लिए तो करेगा ही करेगा। जैसे कि मान लीजिए मेजॉरिटी बच्चे, 40 बच्चे अगर गलती कर रहे हैं तो टीचर को भी तो फीडबैक मिल रहा है ना कि जो मैं विधि अपना रहा हूं बच्चों को पढ़ाने के लिए वो विधि गलत हो सकती है, इसी वजह से ज्यादा बच्चे गलती कर रहे हैं, यानी टीचर के साथ साथ बच्चों को भी फीडबैक मिलता है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल अप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, अ लैंग्वेज टीचर्स अलोंग विथ हर सोशल साइंस कलीग गिव एन असाइनमेंट ऑन कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की सांस्कृतिक विभिन्नताओं के संदर्भ में एक टीचर के द्वारा, एक भाषा के शिक्षक के द्वारा सोशल साइंस के टीचर के मदद से ये असाइनमेंट दिया गया है। इसके बाद से देखिए, लर्नर्स आर टू कंसल्ट सोशल साइंस बुक। अब चूंकि ये टॉपिक ऐसा था कि बच्चे को सामाजिक विज्ञान के बुक की हेल्प लेनी पड़ रही है, एंड अदर बुक एंड डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू हिस्ट्री, जियोग्राफी, कल्चरल एंड पॉलिटिक्स टू राइट अ रिपोर्ट एंड डेवलप अ पोस्टर ऑन द थीम। व्हाट वुड दिस प्रोसेस ऑफ लैंग्वेज लर्निंग कॉल्ड, यानी कि देखिए भाषा के एक टीचर के द्वारा एक ऐसा असाइनमेंट बच्चे को दे दिया गया है जिसमें उस असाइनमेंट को कंप्लीट करने के लिए बच्चों को जो है वो सामाजिक विज्ञान के साथ साथ हिस्ट्री यानी इतिहास, जियोग्राफी यानी कि भूगोल और कल्चरल एंड पॉलिटिक्स, ये सभी चीज़ों को हेल्प लेनी पड़ रही है। तो ये क्या है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए अब यहाँ पर हिस्ट्री की भी बात की गई है, जियोग्राफी की भी बात की गई है, कल्चर और पॉलिटिक्स की भी बात की गई है और सोशल साइंस की भी बात की गई है। तो ये उसका पाठ्यक्रम है, बच्चे का पाठ्यक्रम है, और उसके पाठ्यक्रम के अंतर्गत भाषा सिखाने की कोशिश की जा रही है, यानी सब कुछ कोरिलेट करने की बात की जा रही है। जितना भी उसका पाठ्यक्रम था, अन्य सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी पाठ्यक्रम थे, उससे कोरिलेट करके एक तरीके से बच्चे को लैंग्वेज सिखाने की बात की जा रही है। तो ये किसका उदाहरण हो गया? ऑप्शन नंबर 3 देखिए, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। करिकुलम यानी कि संपूर्ण पाठ्यक्रम की बात की गई है, यानी भाषा जो बच्चे को सिखाया जा रहा है वो उसके करिकुलम से जोड़ करके सिखाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल अप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब होगा। दोस्तों, अपर प्राइमरी के इंग्लिश पेडागोजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये श्रृंखला आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप अपर प्राइमरी के साथ साथ प्राइमरी में पूछे गए सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन के साथ साथ सभी सब्जेक्ट्स अपर प्राइमरी और प्राइमरी के कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।